जो भी गैजेट हमारे हाथ में है, उसकी एक छिपी हुई कीमत भी है। आज हम चीन, अफ्रीका और उन कीमती धातुओं की ग्लोबल रेस के बारे में बात करेंगे, जो हमारी आज की दुनिया को असल में चला रही हैं। कभी सोचा है कि एक स्मार्टफोन और एक इलेक्ट्रिक कार में क्या कॉमन है? हाँ, दोनों ही शानदार टेक्नोलॉजी हैं, पर इन दोनों को एक ऐसी चीज जोड़ती है जो दिखाई नहीं देती। और वो चीज़ है रेयर मेटल्स, यानी दुर्लभ धातुएं। ये वो छिपे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी हाईटेक दुनिया को पावर दे रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर ये आते कहाँ से हैं? दुनिया का 70% कोबाल्ट, जो एक बहुत ही जरूरी रेयर मेटल है, वो सिर्फ एक देश से आता है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया की सप्लाई का इतना बड़ा हिस्सा जब एक जगह पर हो तो उस एक देश के हाथ में कितनी ताकत आ जाती होगी। और वो देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहीं से हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट शुरू होता है, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं जमीनी हकीकत से टकराती हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस इंजन को समझते हैं जो इन डिवाइसेस में है। आइए उन मटेरियल्स को थोड़ा और करीब से जानते हैं जो असल में हमारी दुनिया को चला रहे हैं। तो ये रेयर मेटल्स हैं क्या चीज़? असल में हम बात कर रहे हैं कोबाल्ट, लिथियम, निकल जैसी धातुओं की। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों और स्मार्टफोन की बैटरी के लिए इतने ज़रूरी हैं कि इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इनकी डिमांड तो बस आसमान छू रही है। तो इस पूरे खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? यहीं से कहानी जाती है चीन की अफ्रीकी रिसोर्स स्ट्रैटेजी की तरफ। मतलब कैसे एक ग्लोबल सुपर पावर ने अपनी सप्लाई को सुरक्षित कर लिया। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई 2000 के दशक में, जब चीन ने बहुत चुपचाप अफ्रीका में बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू किया। दशक के बीच तक आते आते उन्होंने कॉन्गो जैसे देशों के साथ बड़ी बड़ी डील साइन कर ली थीं। 2010 तक उनका रिसोर्स के बदले इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मॉडल एकदम पक्का हो गया था। और आज नतीजा ये है कि चीन ने इन जरूरी धातुओं की सप्लाई चेन पर अपनी पकड़ बना ली है। अब देखिए, इस सौदे के ना दो चेहरे हैं। दुनिया को दिखाने के लिए इसे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की हकीकत कुछ और ही है। इसके बदले में चीन को 30 साल से भी ज़्यादा के लिए माइनिंग के अधिकार मिल जाते हैं, और वो भी अक्सर बाजार से बहुत कम फिक्स कीमतों पर। लेकिन इस तथाकथित प्रगति की असली कीमत कौन चुका रहा है? चलिए अब जरा माइनिंग की मानवीय और पर्यावरणीय लागत पर भी एक नज़र डालते हैं। जो रिपोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ से आ रही हैं, वो एक बहुत ही भयानक तस्वीर दिखाती हैं। उनमें जिक्र है थका देने वाली मजदूरी का, खतरनाक और अपर्याप्त सुरक्षा मानकों का, और अनौपचारिक खदानों में लगातार चलती बाल मजदूरी का। असल में ये एक पूरा सिस्टम है जिसे सिर्फ निकालने के लिए बनाया गया है। मतलब सड़कें और पोर्ट्स बनते तो हैं, पर खनिजों के एक्सपोर्ट के लिए, ना कि वहां के लोगों के लिए। इस बीच माइनिंग से निकले जहरीले पदार्थ पानी और मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, और जो भी आर्थिक फायदा हो रहा है वो कुछ गिने चुने लोगों की जेब में जा रहा है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को और बड़े स्केल पर देखते हैं। ये कहानी सिर्फ माइनिंग की नहीं है, ये कहानी है पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर कंट्रोल हासिल करने की, अफ्रीका की खदानों से लेकर दुनिया भर की फैक्ट्रियों तक। इसे कहते हैं वर्टिकल कंट्रोल, मतलब पूरी की पूरी प्रक्रिया पर ऊपर से नीचे तक कब्जा। पहला स्टेप, अफ्रीका में कच्चे माल तक पहुंच बनाओ। दूसरा, इन खनिजों को चीन तक लाने के लिए एक एफिशिएंट रास्ता तैयार करो। तीसरा, फिर कच्चे कोबाल्ट को अपने ही देश में बैटरी में इस्तेमाल होने लायक बनाओ। और चौथा स्टेप, इस तैयार माल को दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को सप्लाई करो। उन्होंने एक ऐसा बंद लूप बना दिया है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। और ये आंकड़ा देखिए, पूरी दुनिया की कोबाल्ट रिफाइनिंग का 75% सिर्फ चीन में होता है। ये एक चौंकाने वाला नंबर है। इसका सीधा मतलब ये है कि कच्चा माल भले ही कहीं से भी आए, उसे इस्तेमाल के लायक बनाने की ताकत चीन के पास है। ये सप्लाई चेन पर एक स्ट्रैटेजिक पकड़ है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि भविष्य के सबसे जरूरी संसाधनों के लिए पूरी दुनिया एक देश पर पूरी तरह से निर्भर हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि इस सब के बीच अफ्रीका कहाँ है? ये महाद्वीप रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स के इस नए दौर में अपना रास्ता कैसे बना रहा है? आज हकीकत यह है कि अफ्रीका की दुर्लभ धातुओं की खदानों पर चीनी कंपनियों का दबदबा है। और ये कंट्रोल सिर्फ पैसों का नहीं है, ये वहां की लोकल इकोनॉमी और समाज को जड़ से बदल रहा है, जहां अक्सर बाहरी फायदों को लोकल जरूरतों से ऊपर रखा जाता है। और ये सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं है,
उन खदानों में जो कुछ भी होता है ना, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। ये हमारे फोन की कीमत से लेकर ग्लोबल पावर बैलेंस तक हर चीज पर असर डालती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या अफ्रीकी देश सिर्फ कच्चे माल के एक्सपोर्टर बनकर रह जाएंगे, या फिर वो अपने भविष्य की शर्तों को फिर से लिखने का कोई रास्ता खोज पाएंगे? क्या वो ये पक्का कर पाएंगे कि उनके संसाधनों का फायदा उनके अपने लोगों को मिले? तो अंत में बस यही एक सवाल रह जाता है, जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है, असली ताकत किसके हाथ में है? उसके जिसके पास जमीन के नीचे रिसोर्स हैं, या उसके जिसके पास उन रिसोर्स को टेक्नोलॉजी में बदलने की ताकत है?